हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। उपसर्ग को समझने से पहले आपको नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ना एवं समझना पड़ेगा। पहला शब्द दिया है ज्ञान, तो इसमें दिया आ प्लस ज्ञान बराबर अज्ञान। दूसरा दिया है खिला, इसमें दिया अध प्लस खिला इजिकल टू अध खिला। ठीक है। तीसरा दिया है मान, तो अप प्लस मान बराबर अपमान। देखिए, ज्ञान शब्द में आ, खिला में अध और मान में अप अंश जुड़कर शब्द में विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है ना। अतः हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। देखिए, परिभाषा में क्या बोला गया है, जो शब्दांश मतलब शब्द नहीं, शब्द के अंश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। देखिए, उपसर्ग जो जुड़ता है, शब्दांश जो जुड़ता है, उसके बाद वाला जो शब्द है उसका भी कोई अर्थ होना चाहिए। एक सबसे जरूरी बात है समझने के लिए आपको। और उपसर्ग जुड़ के जो शब्द नया बनेगा, जैसे यहाँ दिया है ज्ञान। ठीक है। ज्ञान ऑलरेडी एक सार्थक शब्द है। ठीक है। अब उसमें आ उपसर्ग लग के अज्ञान बना है तो उसका भी अर्थ है। तो जो मूल शब्द होता है उसका भी प्रॉपर अर्थ होना चाहिए, और जो उपसर्ग से जुड़कर नया शब्द बनता है उसका भी प्रॉपर अर्थ होना चाहिए, तो ही आपका उपसर्ग से बना हुआ शब्द सार्थक होगा। ठीक है। चलिए, अब हम उपसर्ग के भेद को समझ लेते हैं। तो हिंदी में उपसर्ग को निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू के उपसर्ग, चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग और पांचवा है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। चलिए, सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग को समझ लेते हैं। तो ये उपसर्ग संस्कृत भाषा से अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में आए हैं। इस तरह के कुल 22 उपसर्ग हैं। मतलब जो संस्कृत भाषा में शब्द उपयोग होते हैं, शब्दांश उपयोग होते हैं, वैसे के वैसे वो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पर संस्कृत के 22 उपसर्ग, उनके अर्थ तथा उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है। ध्यान से समझना। सबसे पहला उपसर्ग दिया है आ, बड़ा, तो उसका अर्थ क्या है, उल्टा, तक, से लेकर, और उसके उदाहरण क्या क्या है, आगमन, आहार, आकार और आजन्म। दूसरा उपसर्ग है उप, इसका अर्थ है निकट या गौण। गौण मतलब होता है अप्रधान। इसके उदाहरण है उपनाम, उपकार, उपचार और उपदेश। ठीक है। तीसरा उपसर्ग है आपका अप, इसका अर्थ होता है बुरा और हीन। इसके उदाहरण है आपके अपयश, अपमान, अपवाद, अपकार। ठीक है। चौथा है आपका अब, इसका अर्थ होता है बुरा या नीचे। तो इसके उदाहरण है आपके अवनति, अवतार। ठीक है। अवगुण, अवशेष। ठीक है। अगला उपसर्ग है आपका अति, इसका अर्थ है अधिक, ऊपर। इसके आपके उदाहरण है अतिक्रमण, अतिरिक्त। ठीक है। अतिशय और अत्यंत। नेक्स्ट है आपका अधि, इसका अर्थ है ऊपर। इसके आपके उदाहरण है अधिकार, अधिकरण। ठीक है। अधिनायक और अधिपति। नेक्स्ट है आपका अनु, इसका है आपका अर्थ समान या इच्छे। तो इसके आपके शब्द दिए हैं अनुचर, अनुसार, अनुशासन और अनुभव। नेक्स्ट आपका उपसर्ग है अभि, इसका अर्थ है सामने। इसके आपके उदाहरण है अभिमान, अभिनय, अभिशाप और अभियोग। नेक्स्ट है आपका उत, इसका अर्थ है ऊपर। इसके उदाहरण है आपके उत्कर्ष, उत्साह, उत्थान, उत्पन्न आदि। ठीक है। अगला उपसर्ग है आपका उद, इसका अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ, और इसके उदाहरण है उद्गम, उद्भव, उद्गार, उद्देश्य। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दुर, इसका अर्थ होता है बुरा, कठिन, और इसके शब्द हैं दुर्जन, दुर्गम, दुर्लभ और दुर्दशा। अगला है आपका दुष, इसका अर्थ होता है बुरा, और इसके शब्द हैं दुस्साहस, दुष्चरित्र, दुष्कर्म और दुर्लभ। देखिए, दुष्ट जो उपसर्ग दिया उसमें 7 सरोते का दिया है, लेकिन जब इसके जो शब्द बनते हैं
ठीक है ना। जैसे दुस्साहस, दुष्चरित्र, दुष्कर्म, तो दुस्साहस में सा सरोते का आया है, इसमें सा शक्कर का आया है दुष्चरित्र में, और दुष्कर्म में सा षटकोण का। तो इसमें किसी भी शा का यूज किया जा सकता है, ठीक है। अगला उपसर्ग है आपका निर, इसका अर्थ होता है बिना, और इसके शब्द हैं आपके निर्भय, निर्गुण, निर्धन और निर्जन। और नेक्स्ट है आपका निश, इसका भी अर्थ होता है बिना, तो इसके शब्द हैं आपके निश्चित, ठीक है, निश्चल, निष्कपट और निष्काम, ठीक है। अगला उपसर्ग है आपका नी, इसका अर्थ होता है नीचे, बाहर, और इसके शब्द हैं नियुक्त, निवारण, नियम और निवास। अगला उपसर्ग है आपका परा, और इसका अर्थ होता है उल्टा या पीछे, तो इसके आपके शब्द हैं पराक्रम, पराधीन, पराजित और पराभव, ठीक है। अगला उपसर्ग है आपका परि, और इसका अर्थ होता है सब और इसके शब्द हैं आपके परिपूर्ण, ठीक है, परिजन, परिक्रमा और परिचय। और अगला आपका उपसर्ग है प्रा, इसका अर्थ होता है आगे और अधिक, और इसके आपके उदाहरण है प्रबल, ठीक है, प्रगति, प्रणाम और प्रयत्न। अगला उपसर्ग है आपका प्रति, इसका अर्थ है हर एक, सामने और उल्टा, ठीक है। इसके शब्द हैं आपके प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रतिकूल और प्रतिनिधि, ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग है आपका बी, इसका अर्थ होता है बिना, विशेष या विलोम, और इसके शब्द हैं विवाद, वियोग, विदेश और विनाश, ठीक है। अगला उपसर्ग है आपका सम, इसका अर्थ होता है अच्छा और पूर्ण, तो इसके शब्द हैं आपके संपूर्ण, संकल्प, समकालीन और संगति। अगला उपसर्ग है आपका सु, इसका अर्थ होता है सरल और अच्छा, और इसके शब्द हैं आपके सुगम, सुलभ, सुपुत्र और सुयश। तो ये आपके संस्कृत के 22 उपसर्ग यहाँ पे कंप्लीट हुए, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग को। तो हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं उनको हम तद्भव भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत से ही विकसित हुए हैं, ठीक है। चलिए अब हम हिंदी के उपसर्ग को भी अर्थ और उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे आपका पहला उपसर्ग दिया है आ, तो इसका अर्थ है अभाव या निषेध, ठीक है। इसके उदाहरण है आपके अछूत, अज्ञान, अधर्म और अटल। दूसरा उपसर्ग दिया है अध, इसका अर्थ होता है आधा, ठीक है। तो इसके आपके जो उदाहरण दिए हैं अध पका, अध खिला, अध मरा और अध जला। तीसरा है आपका अन, तो इसका अर्थ है आपका रहित, तो इसके आपके जो शब्द हैं अनपढ़, अनमोल, अनजान और अनबन, ठीक है। अगला उपसर्ग है आपका उन, इसका अर्थ होता है कम, और इसके जो शब्द हैं 29, 49, 59 और 39, ठीक है। अगला उपसर्ग है औ, और इसका अर्थ होता है रहित, इसके जो शब्द हैं अवगुण, अवतार, औसत और औसान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कु, और इसका अर्थ होता है बुराई, और इसके जो आपके शब्द हैं कुख्यात, कुकर्म, कुरूप और कुसंग। अगला उपसर्ग है आपका नी, इसका अर्थ है रहित, और इसके जो शब्द हैं निकम्मा, निडर, निषेध और निसंतान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दू, और इसका अर्थ होता है दो, और इसके जो शब्द हैं दुबला, दुलारा, दुकान और दुमंजिला। अगला उपसर्ग है आपका भर, इसका अर्थ होता है पूरा, और इसके जो शब्द हैं भरपेट, भरपूर, भरपाई और भरसक, ठीक है। अगला उपसर्ग है बिन, इसका अर्थ होता है निषेध, और इसके जो शब्द हैं बिन खाया, बिन जाने, बिन देखा और बिन मांगा। अगला उपसर्ग है का, और इसका अर्थ होता है बुराई, और इसके जो शब्द है कपूत, कठोर और कचोट, ठीक है। अगला उपसर्ग है आपका पर, और इसका अर्थ है पराया या पीछे, और इसके जो शब्द हैं परलोक, परोपकार, परहित और पराधीन। तो ये आपके हिंदी के उपसर्ग पूर्ण हुए, ठीक है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे आगत उपसर्ग, या जिन्हें हम विदेशी उपसर्ग भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे उर्दू के उपसर्ग को, ठीक है। चलिए इसे भी हम अर्थ और उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। तो उर्दू का सबसे पहला उपसर्ग है आपका वाह, और इसका अर्थ है अनुसार, और इसके जो शब्द हैं आपके बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब और बावजूद, ठीक है। अगला है आपका उपसर्ग सिंगल बा, तो इसका जो अर्थ है के साथ, और इसके जो शब्द हैं बखूबी, बदौलत और
बनाम। तीसरा है आपका उपसर्ग बे और इसका अर्थ है रहित और इसके जो शब्द है बेईमान, बेजान, बेचैन और बेरहम। ठीक है। अगला उपसर्ग है ला, इसका अर्थ भी होता है रहित और इसके जो शब्द हैं लापता, लापरवाह, लाजवाब, लाबारिश और लाइलाज। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उपसर्ग बद और इसका अर्थ होता है बुरा और इसके जो शब्द है बदकिस्मत, बदतमीज, बदबू और बदनाम। अगला उपसर्ग है आपका खुश, इसका अर्थ होता है अच्छा और इसके जो शब्द हैं खुशबू, खुश दिल, खुश मिजाज और खुशहाल। अगला उपसर्ग है आपका ना और इसका अर्थ होता है निषेध और इसके जो शब्द हैं नाराज, नापसंद, नालायक और नादान। अगला उपसर्ग है आपका गैर और इसका भी अर्थ होता है निषेध और इसके जो शब्द हैं गैर जरूरी, गैर मुल्क, गैर हाजिर और गैर कानूनी। अगला उपसर्ग है आपका हम और इसका अर्थ होता है साथ और इसके जो शब्द हैं हम वतन, हम उम्र, हम दर्द और हम शक्ल। नेक्स्ट है आपका हर और इसका अर्थ होता है प्रति और इसके जो शब्द हैं हर साल, हर एक, हर वक्त और हर तरफ। अगला उपसर्ग है कम, इसका अर्थ होता है थोड़ा और इसके शब्द है कम अक्ल, कम उम्र, कम वक्त और कमजोर। अगला उपसर्ग है आपका सर, इसका अर्थ होता है मुख्य और इसके जो शब्द हैं सरहद, सरताज, सरपंच और सरदार। अगला उपसर्ग है आपका दर और इसका अर्थ है में और इसके जो शब्द हैं दर हकीकत, दरअसल, दरमियान और है दरबार। तो यहाँ आपके उर्दू के उपसर्ग कंप्लीट हुए। अब हम विदेशी उपसर्ग के अंतर्गत अंग्रेजी के उपसर्ग को पढ़ेंगे। ठीक है। अंग्रेजी के उपसर्ग को भी हम अर्थ और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है। तो पहला उपसर्ग है आपका अंग्रेजी का डिप्टी, इसका अर्थ होता है उप। ठीक है। और इसके जो शब्द हैं डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सब और इसका अर्थ होता है उप, इसका भी अर्थ उप होता है। ठीक है ना। और इसके जो शब्द हैं सब जज, सब इंस्पेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेड और इसका अर्थ होता है मुख्य और इसके जो शब्द हैं हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड बॉय और हेड गर्ल। अगला उपसर्ग है डबल और इसका अर्थ होता है दुगना और इसके जो शब्द हैं डबल रोटी, डबल खुराक और डबल बेड। अगला उपसर्ग है फुल, इसका अर्थ होता है पूरा और इसके जो शब्द हैं फुल स्वेटर, फुल शर्ट, फुल प्रूफ। अगला उपसर्ग है आपका हाफ और इसका अर्थ होता है आधा और इसके शब्द हैं हाफ शर्ट, हाफ पैंट, हाफ कमीज और हाफ प्लेट। नेक्स्ट उपसर्ग है आपका 22 और इसका अर्थ होता है उप। ठीक है। और इसके शब्द है 22 प्रिंसिपल, 22 चांसलर और 22 कैप्टन। ठीक है। तो यहाँ आपके अंग्रेजी के उपसर्ग कंप्लीट हुए। अब हम उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय को पढ़ेंगे। इन्हें भी हम अर्थ और उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ठीक है। तो पहला अव्यय दिया है आपका अन, इसका अर्थ होता है निषेध और इसके जो शब्द हैं अनर्थ, अनागत, अनादि और अनहोनी। दूसरा अव्यय है आपका अधः, इसका अर्थ होता है नीचे, तो इसके जो शब्द है अधः पतन, अधोमुख, अधोगति। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंतर, अंतर का अर्थ होता है अंदर, इसके शब्द है अंतरात्मा और अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट है आपका अलम और इसका अर्थ होता है पर्याप्त और इसके जो शब्द है अलंकृत और अलंकार। ठीक है। अगला अव्यय है आवि और इसका अर्थ होता है प्रकट और इसके शब्द है आविर्भाव और आविष्कार। नेक्स्ट है आपका बहिर, इसका अर्थ होता है बाहर और इसके शब्द है बहिर्मुख, बहिर्गमन और बहिरंग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुनः, पुनः का अर्थ होता है फिर और इसके जो शब्द है पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनरागमन और पुनर्विवाह। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुरा और इसका अर्थ होता है प्राचीन। ठीक है। उसके शब्द है पुरातन और पुरातत्व। अगला अव्यय है आपका चिर और इसका अर्थ होता है देर और बहुत और इसके शब्द है चिरंतन, चिरकाल और चिरायु। नेक्स्ट है आपका सा और इसका अर्थ होता है सहित और इसके जो शब्द हैं सपत्निक, सजल, सहर्ष और सबल। लास्ट आपका जो अव्यय है सत, इसका अर्थ होता है अच्छा और इसके शब्द है सत्कार, सज्जन, सत्कार और सत्संग। यहाँ आपके उपसर्ग के 5 प्रकार कंप्लीट हुए।
अब हम कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जिनमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग एक साथ किया जाता है। ठीक है ना, जैसे इन्हें हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे इसमें पहला शब्द आपका दिया है प्रत्यालोचना। ठीक है, तो इसमें पहला उपसर्ग है प्रति, दूसरा उपसर्ग है आ और मूल शब्द क्या है लोचना। ठीक है, दूसरा शब्द है अप्रत्यक्ष। ठीक है, इसका पहला उपसर्ग है आ, दूसरा उपसर्ग है प्रति और मूल शब्द है इसका अक्ष। अगला शब्द है प्रत्याघात, तो इसमें पहला उपसर्ग है प्रति, दूसरा उपसर्ग है आ और मूल शब्द क्या है इसमें घात। अगला शब्द है पर्यावरण, तो पर्यावरण में पहला उपसर्ग है परि, दूसरा उपसर्ग है आ और मूल शब्द क्या है इसका वरण। अगला शब्द है सुसंगठित, तो इसमें पहला उपसर्ग सु है, दूसरा उपसर्ग सम है और मूल शब्द क्या है गठित। अगला शब्द है आविकारी, तो इसमें पहला उपसर्ग है आ, दूसरा उपसर्ग है बी और मूल शब्द इसका कारी है। नेक्स्ट आपका जो शब्द है व्याकरण, तो व्याकरण में पहला उपसर्ग है बी, दूसरा उपसर्ग है आ और मूल शब्द इसका करण है। नेक्स्ट है आपका अप्रत्याशित, तो इसका पहला उपसर्ग है आ, दूसरा उपसर्ग है प्रति और मूल शब्द है आपका आशित। नेक्स्ट है आपका प्रत्युपकार, तो इसका पहला उपसर्ग प्रति है, दूसरा उपसर्ग उप है और इसका मूल शब्द है आपका कार। अगला शब्द है आपका निर्भिमानी। ठीक है, तो इसका पहला उपसर्ग है निर, दूसरा है अभी और मूल शब्द इसका है मानी। नेक्स्ट है आपका समाचार, तो इसका पहला उपसर्ग है सम, दूसरा उपसर्ग है आ और इसका मूल शब्द है चार। नेक्स्ट है आपका अनियंत्रित, तो इसका पहला उपसर्ग है आ, दूसरा है नी और मूल शब्द है इसका यंत्रित। जिन शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है ऐसे बहुत से शब्द हैं, लेकिन कुछ शब्दों को मैंने आपको उदाहरण के तौर पर समझाया है। ठीक है, तो ये शब्द आपके यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब एक आपको याद रखने योग्य बात है कि एक उपसर्ग एक से अधिक अर्थों में भी प्रयुक्त किया जाता है। जैसे प्रति उपसर्ग का प्रयोग हर एक, विरुद्ध या सामने के अर्थ में होता है। इसी तरह दुष और दुर, इसका जो अर्थ है बुरा और कठिन, दोनों अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको उपसर्ग तथा उसके प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।